चलिए आज जरा पड़ताल करते हैं जाने माने शिक्षक खान सर के एक बहुत ही गहरे इंटरव्यू की। इसमें वो हमारे उपमहाद्वीप की कुछ सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों पर अपनी राय रखते हैं। तो शुरू करते हैं खान सर के एक बड़े ही कह सकते हैं चौंकाने वाले बयान से। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे इलाके को लेकर उनके विश्लेषण की नींव रखता है। अब देखिए, आज के हालात को समझने के लिए खान सर का मानना है कि हमें एकदम जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है 1947 का भारत का बंटवारा, वो घाव जो आज तक भरा नहीं है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो बॉर्डर बना उसका तरीका ही कितना अजीब था। सोचिए, एक विदेशी आता है, सर सिरिल रैडक्लिफ, और पुलिस थानों को जोड़कर नक्शे पर एक लकीर खींच देता है, और उस वक्त के नेताओं ने इसे मान भी लिया। खान सर की नज़र में दशकों से चले आ रहे इस झगड़े की असली जड़ यही है। तो सवाल ये उठता है कि लाहौर जैसे बसे बसाई शहरों को चीर देने वाला ये बंटवारा आखिर मान क्यों लिया गया? खान सर के हिसाब से ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये तो लीडरशिप की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। वो पूछते हैं कि आज़ादी मिलने के ठीक बाद इस लकीर को मिटा क्यों नहीं दिया गया। अब इतिहास के उसी एक मोड़ से खान सर ये समझाते हैं कि आखिर क्यों एक देश लगातार मुश्किलों में घिरा रहा, और इसकी शुरुआत होती है दोनों देशों की सोच में, उनकी प्राथमिकताओं में एक बुनियादी फर्क से। और ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ भारत का ध्यान था प्रैक्टिकल विकास पर, फैक्ट्रियां, अस्पताल, सड़कें बनाने पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ध्यान था एक वैचारिक जुनून पर, मतलब मकसद में ही जमीन आसमान का फर्क था। और इसी वजह से ना वहां एक बड़ी अजीब सी हकीकत बन गई है। खान सर के मुताबिक पाकिस्तान की असली दिक्कत ये है कि वहां देश सेना का नहीं, बल्कि सेना देश की मालिक है। तभी तो वहां एक मिलिट्री जनरल का चेहरा ईद मुबारक के पोस्टर पर किसी नेता की तरह छपता है। ऐसी बात भारत में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये जो कहावत है ना कि पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, सेना के पास पाकिस्तान है, यही वो सबसे बड़ी बात है। सत्ता का ये जो पूरा खेल उल्टा हो गया, उसी ने देश की तरक्की का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। अच्छा, पाकिस्तान की हालत तो समझी। अब खान सर चीन का जिक्र करते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह जिसमें भारत को अपनी कमियां साफ साफ दिख सकती हैं। उनका तर्क है कि चीन जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका प्रैक्टिकल नजरिया, एकदम यथार्थवादी। मतलब सड़क बनानी है तो बनाओ, जबकि भारत उनके हिसाब से अक्सर फिलॉसफिकल बहसों में उलझा रहता है कि दुनिया को ऐसा होना चाहिए। और ये देखिए एक और बहुत बड़ा फर्क, भाषा। चीन ने क्या किया, 70 के दशक में ही माओ ने कह दिया कि सबको मैंडरिन सीखनी होगी, अपनी भाषा को प्राथमिकता दी, और आज उनके पास रियल टाइम ट्रांसलेशन की टेक्निक है। वहीं भारत में क्या हुआ, एक स्टूडेंट की 70% एनर्जी सिर्फ अंग्रेजी सीखने में चली जाती है, जो दूसरे सब्जेक्ट सीखने में एक रुकावट बन जाती है। फिर बात आती है वर्कफोर्स की। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चीन में मर्द और औरतें दोनों मिलकर काम करते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, जिससे उनकी आर्थिक ताकत लगभग दोगुनी हो गई है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे भारत ने अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस पूरे डायग्नोसिस के बाद खान सर एक सीधा साधा नुस्खा भी बताते हैं कि अगर भारत को अपना भविष्य बनाना है तो उसे अपने अंदर क्या क्या बदलना होगा। देखिए, उनके नुस्खे में 3 बड़ी बातें हैं। पहला, एक राष्ट्र एक शिक्षा, मतलब अमीर गरीब सबके लिए एक जैसी पढ़ाई। दूसरा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा, ताकि इलाज सबके लिए बराबर हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, घरेलू विनिर्माण, मतलब बाहर से चीजें मंगाने के बजाय अपने देश में बनाओ। तो लब्बो लुबाब ये है कि फेंकने से बाहर निकलना होगा, मतलब विश्व गुरु होने की बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय उस बुनियादी काम पर ध्यान देना होगा जो चीन बहुत पहले ही कर चुका है। और ये एक लाइन मेरे ख्याल से उनके पूरे तर्क को समेट देती है, हम डिजिटल इंडिया नहीं हैं, हम डिजिटल यूजर्स हैं। मतलब साफ है, दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर अब उसे बनाने वाला बनना होगा। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या अब वो समय आ गया है कि भारत अपनी 75 साल पुरानी फिलॉसफी पर फिर से सोचे? क्या इस प्रैक्टिकल दुनिया में टिके रहने के लिए अपने आदर्शवाद को थोड़ा बदलना जरूरी हो गया है?